नमस्कार बच्चों, आज हम भाषा के विविध रूप देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बोली किसे कहते हैं और भाषा व साहित्यिक भाषा से इसका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित यानी कि थोड़े छोटे क्षेत्र में। यह भाषा का एक सबसे लघु रूप है, छोटा रूप है। इसे विभाषा भी कहते हैं, उपभाषा भी कह सकते हैं या भाषिका भी कहा जाता है। कई बोलियों का संयुक्त रूप ही बोली होता है। एक बोली के अंतर्गत आने वाली उपबोलियों के लोग आपस की भाषा को सरलता से समझ लेते हैं, लेकिन भाषा बोली से भी बड़ी होती है। बोली की अपेक्षा उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि जो भाषा होती है वो बोली से भी बड़ी होती है और भाषा का जो बोलने वाला जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। और बोलियों में भी क्या आती है? उपबोलियाँ आती है तथा इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या भी अधिक होती है। किसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या? भाषा के। वस्तुतः समान विशेषताओं वाली अनेक बोलियों के समूह को ही हम भाषा कह सकते हैं। तो कई उपबोलियों का संयुक्त रूप तो बोली कहलाता है और बोलियों का समूह क्या कहलाता है? भाषा। भाषा का शब्द भंडार बोली की अपेक्षा अधिक होता है। बोली की तुलना में भाषा अधिक प्रतिष्ठित होती है। भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती है, किंतु बोली की अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। शिक्षा, शासन, साहित्य आदि में भाषा का प्रयोग होता है, न कि बोली का। कुछ बोलियों में भी साहित्य का निर्माण हुआ है, परंतु आधुनिक काल में हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्त बोलियों की तुलना में मानक हिंदी में साहित्य की सर्वाधिक रचना हो रही है। किसी बोली का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जब अपने क्षेत्र विशेष से बाहर निकलकर लोगों से संपर्क करता है तो उसे भाषा का सहारा लेना पड़ता है। अगर उत्तर भारत से कोई दक्षिण भारत में जाता है तो उसे वहाँ पर यहाँ की बोलियों का सहारा लेने के बजाय भाषा का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि अगर हरियाणा का कोई व्यक्ति दक्षिण भारत की साइड जाएगा तो अगर वो हरियाणवी बोलेगा तो वहाँ पर कोई समझ नहीं पाएगा, उसे वहाँ पर हिंदी बोलनी पड़ेगी, किसी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, क्योंकि अन्य लोग उसकी बोली को नहीं समझ सकते। सिर्फ उसी क्षेत्र के लोग ही उस बोली को समझ सकते हैं। बोली अकृत्रिम होती है, उसमें बनावटीपन नहीं होता, लेकिन साहित्यिक भाषा कृत्रिम होती है। साहित्यिक भाषा में अलंकार, छंद, रस, लक्षणा, अभिव्यंजना के द्वारा भाषा के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, लेकिन बोली में ऐसा नहीं किया जाता। उसका प्रयोग तो स्वाभाविक रूप में ही किया जाता है। बोली की प्रकृति कैसी होती है? स्वच्छंद होती है, वह हमेशा गतिशील रहती है, परंतु साहित्यिक भाषा व्याकरणिक नियमों में बंधने के कारण जटिल बन जाती है। साहित्यिक भाषा का प्रयोग केवल समाज के शिक्षित लोग ही करते हैं। अनपढ़ लोग तो क्या करते हैं? बोलियों का प्रयोग करते हैं, और जो शिक्षित लोग होते हैं वो साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ आलोचकों ने साहित्यिक भाषा को संकीर्ण और परंपरावादी भी कहा है। धीरे धीरे साहित्यिक भाषा रूढ़ बन जाती है, लेकिन बोली हमेशा सजीव बनी रहती है, वह निरंतर विकास करती रहती है, इसलिए उसका रूप बदलता रहता है। बोली में व्याकरण के नियमों के प्रयोग पर अधिक बल नहीं दिया जाता। बोली साहित्यिक भाषा के पीछे नहीं चलती। निरंतर विकास करते रहने के कारण वह साहित्यिक भाषा से सर्वथा अलग हो जाती है। बोली तो कछुए की चाल से चलती है, लेकिन साहित्यिक भाषा खरगोश की चाल से आगे बढ़ती है। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बावजूद भी बोली साहित्यिक भाषा से आगे निकल जाती है। अगला प्रश्न हम देखें तो हिंदी भाषा की उपभाषाओं व उसकी बोलियों और उनके बोले जाने वाले क्षेत्र पर प्रकाश डालना है। तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। पहली भाषा हिंदी है और हिंदी की उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, और इसकी 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दिल्ली व आसपास का क्षेत्र। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा एवं दिल्ली का देहाती क्षेत्र।
ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और मैनपुरी आदि में बोली जाती है। बुंदेली झांसी, ग्वालियर व बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है और कन्नौजी कन्नौज व आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आती है आपकी राजस्थानी। ये हिंदी की ही 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें से एक हम कर चुके हैं पश्चिमी हिंदी, दूसरी उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी में भी आपकी 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी? पूर्वी राजस्थानी, जिसको जयपुरी भी कह सकते हैं, पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी जिसको मेवाती कह सकते हैं, और दक्षिण राजस्थानी या मालवी। तो पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी कहाँ बोली जाती है? तो जयपुर व आसपास के क्षेत्र में। पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर आदि के क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी या मेवाती कहाँ बोली जाती है? तो अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्र में। दक्षिण राजस्थानी या मालवी इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल आदि क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी उपभाषा आती है हिंदी की पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली जाती है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती आदि में। बघेली बोली जाती है रीवा, नागौद, सतना, शहडोल आदि में, और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में। पहाड़ी आती है फिर उपभाषा, जिसमें 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? तो जौनसार, सिमोर, शिमला, मंडी, चंबा आदि में, और गढ़वाली गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आती है आपकी उपभाषा कौन सी? बिहारी, और बिहारी में भी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी बोली जाती है गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया आदि में, और मगही बोली जाती है भागलपुर, पटना, हजारीबाग, मुंगेर आदि क्षेत्र में। मैथिली बोली जाती है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया आदि में। आगे आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा की विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी भाषा वैज्ञानिक है, इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अगर हम एक उदाहरण से स्पष्ट करें तो जैसे कि अगर हिंदी में हम चाकू बोलते हैं तो चाकू ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर हम इंग्लिश में चाकू को क्या लिखेंगे? कनाइफ लिखते हैं। लेकिन जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें के साइलेंट होता है और नाइफ बोला जाता है। तो हिंदी ऐसी भाषा है जो जैसे उसका उच्चारण किया जाता है उसको वैसे ही लिखा जाता है। इसका शब्द भंडार विपुल मात्रा में है और यह भाषा ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में समर्थ है। यह विपुल साहित्य की भाषा है, यानी कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में साहित्य लिखा गया है। और हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम है। बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी विश्व की 3 नंबर की भाषा है। आगे प्रश्न है कि मानक भाषा किसे कहते हैं और मानक भाषा के रूप में खड़ी बोली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मानक भाषा से अभिप्राय उस भाषा से होता है जो सरकारी, सामाजिक व साहित्यिक स्तर पर बिना विरोध के स्वीकार्यता के साथ प्रयुक्त होती है। वर्तमान में हमारी मानक भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली हिंदी है। यह हिंदी की उपभाषा कौन सी? पश्चिमी हिंदी की क्या है? प्रधान बोली है, जो हमने पहले की है। मूल रूप से यह हिंदी की 17 बोलियों में से एक है, परंतु आज सरकार, समाज तथा साहित्यकारों द्वारा इसे ही मानक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। जितना भी सरकारी कामकाज हिंदी में होता है, हिंदी के जितने अखबार छपते हैं तथा हिंदी के नाम पर साहित्यकारों द्वारा इन रचनाओं का जो निर्माण होता है, वह सब कुछ खड़ी बोली हिंदी में ही होता है। आधुनिक युग में साहित्य, शासन, शिक्षण तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में खड़ी बोली अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। इसका पहला अर्थ है वह भाषा जो मेरठ के आसपास बोले जाने वाली जन भाषा है, लोगों के द्वारा बोले वाली, और इसका दूसरा अर्थ है हिंदी तथा उर्दू के शब्दों से युक्त हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा कौन सी है? जिसमें हिंदी और उर्दू के शब्द मिश्रित हो। खड़ी बोली के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। जैसे कि 2 विद्वान हुए हैं, लल्लूलाल और सदल मिश्र। उन्होंने खड़ी बोली को क्या कहा है? तो विशुद्ध, शुद्ध भाषा कहा है, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण नहीं है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए हैं, उन्होंने खड़ी बोली को पड़ी बोली कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे ब्रज भाषा की अपेक्षा
खरी अर्थात कर्कश भाषा कहा है, लेकिन जॉन गिलक्राइस्ट तथा विश्वनाथ प्रसाद ने खड़ी बोली को टकसाली अर्थात स्टैंडर्ड भाषा कहा है। खड़ी बोली का विकास क्रम अमीर खुसरो की कविताओं से आरंभ होता है, यानी कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो। और इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। ध्वनिगत विशेषताएं क्या है, तो खड़ी बोली में ए, ऐ तथा ओ, औ ध्वनियों का प्रयोग ऐ और औ के रूप में होता है। इसमें दीर्घ स्तर के बाद संयुक्त व्यंजन तथा द्वित्व का प्रयोग होता है। जैसे बेटा को क्या बोलते हैं, बेटा, बेटा। पुनः इसमें न के स्थान पर अणय का प्रयोग होता है और इसमें बलाघात का भी अधिक तीव्र प्रयोग किया जाता है। बलाघात जैसे कि हमने कल भी किया था कि किसी शब्द पर अधिक जोर लगाकर कहना। और लय ध्वनि के स्थान पर ट ध्वनि का प्रयोग होता है, र का प्रयोग होता है। व्याकरणिक विशेषताएं, खड़ी बोली में न, ण, न प्रसर्गों का प्रयोग होता है। करण कारक के साथ से, सु, से प्रसर्ग लगते हैं और संप्रदान के साथ कु, ने, न, अपादान के साथ ती, से, सु, से, शब्द कारक के साथ का, के, की तथा अधिकरण के साथ में, पर, पे, प आदि प्रसर्गों का प्रयोग होता है। खड़ी बोली में अन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि मालिका, मालिन नहीं, क्या बोला जाता है, मालन, अन प्रत्यय लगता है। इसमें सहायक क्रिया ह के साथ साथ स का भी प्रयोग होता है। जैसे कहीं कहीं ह का भी प्रयोग होता है। खड़ी बोली के सर्वनाम के मुख्य रूप में म, हम, मेरा, मारा, तुम्हारा आदि प्रयोग होते हैं। और खड़ी बोली पर औ के स्थान पर अर का भी प्रयोग होता है। इसमें एक ही अर्थ रखने वाले क्रिया विशेषणों के बहुत से रूप प्राप्त होते हैं। जैसे कि कब को हम कद भी बोलते हैं, उधर को उंगे आदि बोलते हैं। खड़ी बोली की प्रमुख उपबोलियां पश्चिमी खड़ी बोली, पूर्वी खड़ी बोली तथा बिजनौरी हैं। अगर हम खड़ी बोली की उपबोलियों की बात करें तो पश्चिमी खड़ी बोली, पूर्वी खड़ी बोली तथा बिजनौरी। अगला प्रश्न है कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो अक्सर यह देखने में आया है कि जिस किसी देश में एक ही प्रमुख भाषा प्रचलित होती है, जैसे कि हमारे देश में हिंदी है, तो वही उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। उदाहरण के रूप में जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की भाषाएं संवैधानिक दृष्टि से वहाँ की राष्ट्रभाषाएं हैं। परंतु हमारे देश भारतवर्ष में असंख्य बहुत सारी संख्याओं में भाषाओं का प्रचलन है। इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। अतः यहाँ राष्ट्रभाषा का प्रश्न आज भी जटिल बना हुआ है। संविधान ने तो हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। परंतु आज भी हिंदी अपने अधिकारों से वंचित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि कुछ अहिंदी भाषी राज्य जैसे दक्षिण भारत के राज्य हो गए और राजनेता राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के रूप में हिंदी का विरोध करते रहे हैं। वो हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करना चाहते। उनके हिंदी विरोधी प्रयत्नों के फलस्वरूप इसी अनुच्छेद में यह प्रावधान भी कर दिया गया कि संविधान का यह अनुच्छेद पूरी तरह से तब लागू होगा जब देश की सभी राज्य सरकारें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेगी। अतः हिंदी की संवैधानिक स्थिति आज भी जटिल बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां आई थी उनका हमें वर्णन करना है। तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव किससे, कौन से अपभ्रंश से हुआ? ये भी ध्यान रखना कि हिंदी जो पश्चिमी हिंदी है उसका उद्भव शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ। और इस भाषा की 5 उपभाषाएं हैं: खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद जनपदों तथा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक फैला हुआ है। इसका मानक रूप ही आज राजभाषा बन चुका है। इसके साहित्यिक तथा उर्दू 2 रूप मिलते हैं। शुद्ध तथा परिनिष्ठित हिंदी में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द अधिक है, जबकि जो इसकी उर्दू जो इसका रूप है उसमें अरबी तथा फारसी शब्दों की बहुलता है। तो ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का क्षेत्र संपूर्ण ब्रज मंडल है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर आदि इसके प्रमुख केंद्र है। ब्रज भाषा अपने माधुर्य और संगीत के कारण विश्व की मधुर भाषाओं में स्थान पा चुकी है। इसका संबंध कृष्ण की लीला भूमि से है, अतः इसमें उच्च कोटि का कृष्ण भक्ति काव्य उपलब्ध होता है।
हरियाणवी की बात करें तो हरियाणा राज्य के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है हरियाणवी। इसमें कुछ लोक साहित्य भी प्राप्त होता है। बांगरू, अहिरवाटी, कोरवी, ब्रज भाषा, मालवी, बागड़ी तथा अम्बालती इसकी 6 उपबोलियां हैं। किसकी? हरियाणवी की। बांगरू रोहतक जिले के आसपास बोली जाती है तथा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल आदि में अहिरवाटी बोली जाती है। कोरवी हरियाणा के सोनीपत और पानीपत जिलों में बोली जाती है और पलवल के आसपास के क्षेत्रों में ब्रज भाषा, भिवानी, हिसार में बागड़ी तथा अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में अम्बालती बोली जाती है। कन्नौजी का प्रमुख केंद्र क्या है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज है। वैसे यह हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, इटावा तथा कानपुर में बोली जाती है। इसमें कुछ लोक साहित्य भी मिलता है। यह ब्रज भाषा से प्रभावित है। ब्रज भाषा का गयो कन्नौजी में गाओ तथा भयो भव को हो जाता है। बुंदेली तथा बुंदेलखंड की प्रमुख बोली है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, होशंगाबाद आदि तक व्याप्त है। इसमें लोक साहित्य की भी समृद्ध परंपरा मिलती है। लोक साहित्य क्या होता है? वहाँ की ये जो बुंदेली में लिखा गया साहित्य। राजस्थान की उपबोलियों का संक्षिप्त परिचय करना है तो शौरसेनी अपभ्रंश से जिन 3 भारतीय भाषाओं का विकास हुआ उसमें राजस्थानी का भी विशेष महत्व है। शौरसेनी अपभ्रंश की अधिकतर विशेषताएं राजस्थानी में देखी जा सकती है। इसी कारण इसे अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है। तो किस भाषा को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा को। यद्यपि राजस्थानी की लगभग 30 उपबोलियां हैं लेकिन हम इनको 4 वर्गों में बांट सकते हैं। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी उपभाषा है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। यद्यपि जोधपुर की बोली मारवाड़ी बोली से थोड़ी सी अलग है परंतु इसे मारवाड़ी में ही शामिल किया जाता है। वैसे आधुनिक मारवाड़ी बोली प्राचीन डिंगल भाषा का ही विकसित रूप है। डिंगल भाषा जिसमें अपभ्रंश साहित्य भी लिखा गया था, तो डिंगल भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है और आधुनिक राजस्थान की यही आदर्श बोली है। कौन सी? मारवाड़ी। मालवी यह दक्षिणी राजस्थान के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है और यह उज्जैन, इंदौर, देवास आदि क्षेत्रों तक फैली है और यह लोक साहित्य से संपन्न बोली है। जयपुरी तो यह बोली जयपुर, कोटा, बूंदी आदि क्षेत्रों की है। इस भाषा को राजस्थानी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर ढूंढानी भी कहा जाता है। तो जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? ढूंढानी। इसमें दादू पंथियों द्वारा रचित साहित्य भी मिलता है। जो दादू दयाल हमने संत साहित्य में पढ़ा था, उनके जो शिष्य हैं उनकी रचना किस बोली में है? तो जयपुरी में। मेवाती यह मेवात क्षेत्र में बोली जाती है और यह अलवर तथा हरियाणा के गुड़गांव जिले के कुछ भागों तक फैली हुई है। ब्रज क्षेत्र से सटे होने के कारण इस पर ब्रज भाषा का प्रचुर प्रभाव दिखाई देता है। लोक साहित्य की दृष्टि से यह भी संपन्न बोली है। इन सभी बोलियों में जो ये चारों बोलियां हैं इनमें मारवाड़ी का सबसे ज़्यादा महत्व है। हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई ने इसी बोली में साहित्य की रचना की थी। इसमें से के स्थान पर सू या ऊँ का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार का, के, की स्थान पर नो, ने, नी का प्रयोग मिलता है। पुरानी मारवाड़ी को डिंगल भाषा के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो जो कि इसकी आदिकाल की रचनाएं हैं, इन ग्रंथों की रचना इसी बोली में हुई है। किसमें? मारवाड़ी में। आगे प्रश्न है कि हरियाणवी भाषा की विशेषताएं देखिए। तो वर्तमान हरियाणा में बोली जाने वाली ही हरियाणवी है। पंजाब के अबोर तथा फजिल्का क्षेत्र, हरियाणा तथा दिल्ली के समीपवर्ती गांव में हरियाणवी का प्रयोग होता है। इसमें थोड़ा बहुत साहित्य भी प्राप्त होता है। बांगरू, अहिरवाटी, ब्रज, कोरवी आदि इसकी कुछ प्रमुख उपबोलियां हैं। हरियाणवी की ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ध्वन्यात्मक विशेषताएं देखें तो इसमें न के स्थान पर ण का प्रयोग होता है। जैसे अपना की जगह क्या बोलते हैं? अपना। खोना की जगह खोना, रोना की जगह रोना। ल के स्थान पर ल जोर देकर बोला जाता है। जैसे शोला, शोला। गोला की जगह गोड़ा आदि। इसमें ड ध्वनि के स्थान पर ड ध्वनि का प्रयोग होता है। जैसे बड़ा को क्या बोलेंगे? बड्डा। गाड़ी को गाड़ी। इसमें द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग होता है। जैसे बाबू को बाबू, रोटी को रोटी, भीतर को भीतर। इसमें हर्स्व ध्वनियों की लोप की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। तो हर्स्व ध्वनि कौन सी होती है? 4 होती है। ए, ई, उ, री, जिनका लोप दिखाई देता है। जैसे अनाज को ए काट देते हैं तो नाज। उठाया को अगर ऊ कट जाए तो उठाया।
इस बोली में प्राय इन तीनों श के स्थान पर स ध्वनि का ही उच्चारण होता है। जैसे उषा है तो उषा, शक्ति शक्ति, शकल सकल आदि। व्याकरणिक विशेषताएं देखें तो व्याकरण एक हरियाणवी बोली के सर्वनाम रूप कहीं कहीं पंजाबी राजस्थानी से मिलते जुलते हैं, जैसे मन्ने उन्ने, मुझे और उसे को। हरियाणवी बोली में सहायक क्रियाओं के प्रयोग में वर्तमान काल का जो रूप है वो पंजाबी की तरह ही होता है, जैसे से, सू, है, हूँ। हरियाणवी बोली में प्रसर्गों का प्रयोग जो कारक प्रयोग होते हैं हिंदी के अन्य बोलियों से थोड़े अलग है। जैसे कर्ता के लिए नए प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता, अपितु संप्रदान के लिए होता है। वैसे तो कर्ता के लिए नए प्रसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, संप्रदान के लिए होता है। जैसे रमेश ने, हम रमेश के लिए बोलते हैं संप्रदान में, लेकिन हरियाणवी में रमेश ने। इस प्रकार की क के स्थान पर ती त प्रसर्गों का उपयोग मिलता है। हरियाणवी बोली में भूतकालिक जो भूत में कार्य हुई है, जो क्रियाएं हुई हैं, उनके कृदंत रूपों में अंत या लगाकर शब्द बनाए जाते हैं, अंत में या लगाकर। जैसे पढ़ा को हम हरियाणवी में क्या बोलते हैं, पढ़िया। खेला को क्या बोलते हैं, खेल्या। इस भाषा में श श का उच्चारण होकर, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सिर्फ से का उच्चारण होता है। न, य, रे और ले का महाप्राण रूप भी उच्चरित होता है, यानी कि इन पर जोर लगाकर बोला जाता है। क्रियापदों में सोता को सोत, खाता को खा, चलता को चलत का प्रयोग होता है। और सहायक क्रियाओं में वर्तमान काल में हूँ, हो, हे तथा भूतकाल में हूँ, हुतो, हतो आदि का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के नामकरण पर प्रकाश डालिए, जो कि हम पहले भी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं कि खड़ी बोली के नामकरण को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वानों का विचार है कि यह बोली खरी अर्थात शुद्ध है, इसलिए इसको खरी बोली कहा जाता है। आगे चलकर यह खड़ी बोली के नाम से जानी गई है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का विचार है कि प्राचीन काल में ब्रज भाषा और अवधी आदि साहित्यिक भाषाएं थी, यानी कि इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया था, किसमें, ब्रज और अवधि में। और ये, लेकिन ये भाषाएं नहीं है, ये क्या है, बोलियां हैं। इस समय इनको पड़ी बोली कहा जाता था। जिस बोली में साहित्य रचना का कार्य आरंभ नहीं हुआ था उसको खड़ी बोली कहा गया, यानी कि उनमें लिखा जाता था तो उनको पड़ी बोली, और इसमें हरियाणवी में नहीं हुआ था, खड़ी बोली में नहीं हुआ था तो इसको खड़ी बोली कहा गया। इधर कांता प्रसाद गुरु का विचार है कि खड़ी शब्द का अर्थ है कर्कश, तो उनके विचारानुसार ब्रज भाषा और अवधि आदि में तो माधुर्य था, इसलिए ये साहित्यिक भाषाएं कहलाई, लेकिन उस समय खड़ी बोली अपनी कर्कशता के कारण ही साहित्यिक भाषा नहीं बन सकी। किशोरीदास वाजपेयी का विचार है कि यह भाषा कैसी है, खड़ी बोली आकारांत प्रधान है, यानी कि अंत में इनके क्या आता है, आ या आ की मात्रा का प्रयोग होता है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। लेकिन बेली ने खड़ी शब्द का अर्थ प्रचलित माना है। उनका कहना है कि ब्रज अवधि आदि भाषाओं की तुलना में इस बोली का विकास बड़ी तेजी के साथ हुआ। एक अन्य विद्वान अब्दुल हक ने इसे गवारू भाषा भी कहा है, लेकिन खड़ी बोली को गवारू भाषा कहना अनुचित है, क्योंकि आज यह सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी है।